स्वागत है आपका विज्ञान वृक्ष पर, जो बीएससी के स्टूडेंट्स और एस्पायरिंग स्कॉलर्स के लिए ज्ञान और सफलता का एक अनोखा साथी है। हेलो एवरीवन, विज्ञान वृक्ष में आप सभी का स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे थे जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, दैट मींस स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग ऑफ कार्बन। आप लोगों ने बहुत सारे इफेक्ट पहले ही पढ़ लिया है, जैसे रेजोनेंस इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट और फील्ड इफेक्ट। अब हमारा जो एक लास्ट इफेक्ट हमको अपने जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ना है, दैट इज योर हाइपर कॉन्जुगेशन। हाइपर कॉन्जुगेशन क्या होता है, उसका इफेक्ट क्या होता है, कैसे अप्लाई होता है, इसका एप्लीकेशन क्या है, इसका रिएक्टिविटी पे क्या रोल है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रखता है। जैसे कि आप सबको मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं या बता चुका हूं कि जब भी किसी कंपाउंड की स्टेबिलिटी वगैरह देखने जाते हैं तो वहां पे सबसे पहले एरोमेटिसिटी चेक करते हैं। एरोमेटिसिटी सबसे ज्यादा प्रायोरिटी रखती है। उसके बाद रेजोनेंस इफेक्ट डोमिनेट करता है किसी दूसरे इफेक्ट पे। अगर मान लीजिए एक ए इफेक्ट और बी, रेजोनेंस और इंडक्टिव दोनों एक साथ लगते हैं, तो कौन सा डोमिनेट करता है? रेजोनेंस डोमिनेट करता है। अगर हमारा मान लीजिए रेजोनेंस लगे और हाइपर कॉन्जुगेशन लगे तो कौन डोमिनेट करेगा? उसमें भी हमारा रेजोनेंस ही डोमिनेट करेगा। इसी तरीके से हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया कि सबसे ज्यादा एरोमेटिक प्रॉपर्टी की वजह से जो स्टेबिलिटी आएगी वो मैक्सिमम होगी। फिर उसके बाद रेजोनेंस की वजह से मिलने वाली स्टेबिलिटी सेकंड नंबर पे होगी। थर्ड पे हमारा हाइपर कॉन्जुगेशन और सबसे चौथे नंबर पे या सबसे लास्ट में हमारा इंडक्टिव इफेक्ट आता है। इनके बीच में जितने भी डिफरेंस हैं वो सब हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपको याद हो, पाई बॉन्ड के रेजोनेंस को या पाई बॉन्ड के डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन को ही रेजोनेंस कहते थे, और इंडक्टिव किसे कहते थे? सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग, बस खाली थोड़ा सा एक जगह से दूसरी जगह डिस्प्लेस करना, इंडक्टिव इफेक्ट कहते थे। ये सारी चीजें हमने देखी थी। आज हम बात करेंगे हाइपर कॉन्जुगेशन। आप कहोगे सर आपने सिग्मा पढ़ा दिया है, पाई पढ़ा दिया है, अब ये हाइपर कॉन्जुगेशन में कौन से इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग देखने को मिलेगी? तो आपको मैं बता दूं, जो हाइपर कॉन्जुगेशन है वो इंडक्टिव और रेजोनेंस को दोनों को जोड़ देगा। दैट मींस इसमें सिग्मा बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और पाई बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के बीच में रेजोनेंस होता हुआ दिखेगा। इंडक्टिव में सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स का शिफ्टिंग होती है तो वो इंडक्टिव इफेक्ट होता है। जब प्योर पाई बॉन्ड की डीलोकलाइजेशन हो या डिस्पर्जन हो तो उससे क्या कहते हैं? उसे हम रेजोनेंस कहते हैं। लेकिन हाइपर कॉन्जुगेशन क्या होता है? सिग्मा बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का पाई बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के साथ कॉन्जुगेशन या डिस्पर्जन या रेजोनेंस हो, उसे आप हाइपर कॉन्जुगेशन कहोगे। अगर एक और लाइन में बता दूं आपको, हाइपर कॉन्जुगेशन के लिए आप बोल सकते हो इट इज ए मॉडिफाइड रेजोनेंस। क्यों? क्योंकि रेजोनेंस क्या होता है? रेजोनेंस में पाई इलेक्ट्रॉन के डीलोकलाइजेशन होता है या एक जगह से दूसरी जगह कॉन्जुगेशन में रहते हैं। वही सिमिलर चीज यहां भी होती है, लेकिन यहां पे प्योर पाई बॉन्ड सिर्फ नहीं होते हैं, पाई के साथ सिग्मा का भी इन्वॉल्वमेंट होता है। अगर पाई का ही होता तो इसका नाम रेजोनेंस ही ना पड़ जाता। कुछ डिफरेंस है, इसीलिए इसका नया नाम दे दिया है हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट। पहली चीज। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है? हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट को साइंटिस्ट का नाम के अकॉर्डिंग बेकर नाथन इफेक्ट भी कहते हैं। बेकर नाथन साइंटिस्ट ने इसको डिस्कवर किया, सारी चीजें बताई, तो उसकी वजह से इसका दूसरा नाम क्या है? बेकर नाथन इफेक्ट है। तीसरा नाम इसका क्या है? नो बॉन्ड रेजोनेंस। ये क्या होगा? नो बॉन्ड रेजोनेंस मैं अभी आगे डिटेल में समझाऊंगा। उससे पहले आप सिंपल से वर्ड्स में समझ लीजिए, सिग्मा और पाई बॉन्ड के बीच का जो रेजोनेंस होगा वो हाइपर कॉन्जुगेशन होगा। सिर्फ और सिर्फ सिग्मा बॉन्ड के बीच में जो इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन होगा वो इंडक्टिव इफेक्ट होगा, और जो हमारे पाई बॉन्ड के ही बीच में खाली इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन हो रहा हो तो वो प्योर रेजोनेंस होगा। मतलब आप कह सकते हो कि हाइपर कॉन्जुगेशन थोड़ा बहुत सिग्मा और पाई के मतलब थोड़ा बहुत इंडक्टिव और रेजोनेंस का मिक्सचर टाइप का लगेगा। चलिए शुरुआत करते हैं। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस प्लस आई इफेक्ट। प्लस का क्या मतलब होता है? जिसके पास पॉजिटिव अप्रोच होती है। आपको याद करने की ट्रिक बता रखा हूं, चाहे वो प्लस आर इफेक्ट हो, चाहे
चाहे प्लस आई इफेक्ट हो, चाहे प्लस एच इफेक्ट हो, चाहे प्लस ई इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट हो, कोई भी हो, प्लस का मतलब है डोनेट करना, पॉजिटिव अप्रोच रखना, दूसरे को कुछ देने की प्रवृत्ति रखना। लेकिन वहीं पे निगेटिव का क्या मतलब होता है, बस किसी से कुछ ले लिया जाए, वो चाहे माइनस आई हो, उसमें सिग्मा से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लेता है। अब माइनस आर मतलब रेजोनेंस में जो माइनस आई इफेक्ट होता है, आर इफेक्ट होता है, वो क्या होता है, पाई इलेक्ट्रॉन खींच लेता है अपनी तरफ। उसी तरीके से इलेक्ट्रोमेरिक में होगा और साथ ही साथ में हाइपर कॉन्जुगेशन में भी देखने को मिलेगा। तो प्लस आई इफेक्ट क्या है, जो अपने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सिग्मा बॉन्ड से डोनेट करते हैं। उसमें क्या था, जितना ज्यादा बल्कि एल्काइल ग्रुप होगा उतनी इलेक्ट्रॉन की डोनेशन की टेंडेंसी ज्यादा होती थी। इसीलिए जो टर्सरी एल्काइल ग्रुप होते थे उनकी इलेक्ट्रॉन डोनेशन टेंडेंसी सबसे ज्यादा होती थी, या ये कह लीजिए हाइपर कॉन्जुगेशन सॉरी उनका इंडक्टिव इफेक्ट सबसे ज्यादा होता था। तो यहां पे आप देख रहे हैं ये कौन सा ऑर्डर है, ये टर्सरी है, ये सेकेंडरी है, ये प्राइमरी है और ये मिथाइल है। अब इसमें क्या है, ये सबसे ज्यादा है, अभी आप कार्बन है, ये कार्बन है, ये अपने एडजेसेंट कोई भी ग्रुप लगा हुआ है, इससे अकेले इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे, क्योंकि आपको पता है हाइड्रोजन तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं देता था। वहां पे जहां पढ़े आज हम सीखेंगे कि हाइड्रोजन भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट करता है एडजेसेंट मल्टीपल बॉन्ड या पाई बॉन्ड में कह लो, जिसको हमको आज पढ़ना। बट इससे पहले क्या है, एच नहीं देते थे। लेकिन अगर इस H की जगह CH3 आ जाए तो हम बोलते थे कि ये अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो दे ही रहा है, साथ में इस ग्रुप का मान लीजिए अपनी 5 दे रहा है, इस ग्रुप की वजह से 1 देने लगे। सिमिलरली ये भी CH3 बन जाए तो ये भी 1 इलेक्ट्रॉन देगा, ये भी CH3 बन जाए तो ये भी, तो ओवरऑल 5 6 7 8 टोटल 8 इलेक्ट्रॉन की डोनेशन होने लगेगी। इसमें क्या है, इस वाले में 2 ही CH3 हैं, तो 5 तो खुद के और 2 इन CH3 के, मतलब 5 1 1 टोटल कितने हो गए, 7 हो गए। इसमें 5 खुद के और 1 इसका, मतलब जैसे जैसे एल्काइल ग्रुप कम हो रहा है, एल्काइल ग्रुप का बल्कीनेस कम हो रहा है, तो क्या देखने को मिलेगा, वो हमारा ये देखने को मिलेगा कि उनका प्लस आई इफेक्ट डिक्रीज करेगा। ये तो हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ये ऑर्डर यहां पे हमने लिखा है। अब जो हाइपर कॉन्जुगेशन होता है वो क्या होगा, हाउएवर दीज एल्काइल ग्रुप्स आर अटैच्ड टू एन अनसैचुरेटेड सिस्टम। अनसैचुरेटेड सिस्टम कौन से होते हैं, कार्बन कार्बन के बीच के डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, उन्हें अनसैचुरेटेड सिस्टम कहते हैं। बट अगर वो कार्बोनिल हुआ, C डबल बॉन्ड O हुआ, C ट्रिपल बॉन्ड N हुआ, तो उसे आप अनसैचुरेटेड नहीं कहोगे। अनसैचुरेशन कहां, कार्बन और कार्बन के बीच के डबल या ट्रिपल बॉन्ड अगर प्रेजेंट होते हो तो उन्हें अनसैचुरेटेड बोलते हो। तो जब भी एल्काइल ग्रुप क्या है, कोई भी R ग्रुप, जिससे जैसे एग्जांपल ले लीजिए CH3 बेसिक है, अगर किसी से अटैच हो रहा है अनसैचुरेटेड कंपाउंड से, दैट मींस C डबल बॉन्ड C से, तो क्या होगा, सच एज ए डबल बॉन्ड और ए बेंजीन रिंग। ये भी है, इसमें ये भी तो हो सकता है कि यहां बेंजीन हो, क्यों, क्योंकि बेंजीन भी तो हमारी क्या है, पाई बॉन्ड वहां प्रेजेंट है, एज ए एल्कीन ही तो है, साइक्लोहेक्साट्राइन ही तो है बेंजीन, और कुछ थोड़ी है। तो ये भी अनसैचुरेटेड ही है, तो ये देखने को मिलता है। इससे क्या देखने को मिलेगा, द ऑर्डर ऑफ प्लस आई इफेक्ट एक्चुअली रिवर्स्ड। कहने का मतलब क्या है, जो ऑर्डर है प्लस आई इफेक्ट का वो रिवर्स हो जाएगा। कहने का मतलब क्या है, समझिए, देखिए, अगर आपसे मैं कहूं ये CH3 है और यहां पे कोई ग्रुप है, ये एक CH3 है, CH3 का होल थ्राइस C, और यहां पे कोई ग्रुप लगा हुआ है, दूसरा है सिर्फ और सिर्फ CH3 और ये ग्रुप लगा है। अब इसमें या मान लीजिए ये CH3 है और ये CH2 है और ये एक ग्रुप है। अब देखिए यहां पे क्या है, अगर सिर्फ और सिर्फ आप प्लस आई इफेक्ट की बात करोगे तो उससे समय पे आप क्या बोलोगे, इसका बहुत ज्यादा बल्कि ग्रुप है और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी बहुत ज्यादा है, तो ये भर भर के इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट कर रहा होगा प्लस आई से। करेगा ये भी, लेकिन ये कम करेगा, प्लस आई ये भी देगा। अगर आपको ऑर्डर देना हो तो ये 1 है हमारा और ये 2 है, तो प्लस आई के अकॉर्डिंग सबसे ज्यादा कौन होगा, प्लस आई के अकॉर्डिंग पहला वाला हमारा डोमिनेट कर जाएगा सेकंड वाले पे। बताइए होगा कि नहीं, बिल्कुल होगा, ऐसे ही होगा। लेकिन हम बोल रहे हैं कि ये जब आई इफेक्ट अगर किसी अनसैचुरेटेड सिस्टम पे लग जाए, या बेंजीन जो है अनसैचुरेटेड तो है एल्किन की तरह, उससे यही एल्काइल ग्रुप जुड़ जाएं, तो प्लस आई इफेक्ट का ऑर्डर रिवर्स हो जाता है। कैसे, उठा लीजिए इसी ग्रुप को और इसको लिख दीजिए CH3 का होल थ्राइस C, और यहां पे CH डबल बॉन्ड CH2, ये एल्कीन हो गई। दूसरा अगर यहां पे लिखेंगे, यहां पे CH3 CH2 CH
डबल बॉन्ड CH2। ये ग्रुप अगर आप देखने जा रहे हैं तो इस केस में अगर ये है फर्स्ट और ये है सेकंड, तो यहां पे अगर आपको प्लस आई का ऑर्डर पूछा जाए तो इसमें प्लस आई का ऑर्डर क्या होगा आपके अकॉर्डिंग? तो यहां से इलेक्ट्रॉन डोनेशन ज्यादा हो रही होगी और ये जीतेगा और ये वाला हार जाएगा, मतलब फर्स्ट वाला डोमिनेट करेगा सेकंड पे। लेकिन याद रखिएगा इसका ऑर्डर सेकंड का पहले होगा और फर्स्ट का बाद होगा। रीजन क्या है? रीजन ये है कि यहां इंडक्टिव लग ही नहीं रहा है, इंडक्टिव का रोल नहीं है, यहां पे रोल आ रहा है हाइपर कॉन्जुगेशन का। हाइपर कॉन्जुगेशन क्या होता है ये अभी जस्ट समझ में आ जाएगा, जिसको बेकर नाथन इफेक्ट या नो बॉन्ड रेजोनेंस कहते हैं। नो बॉन्ड रेजोनेंस कहते हैं, क्यों कहते हैं ये देखेंगे। अब देखिए ये हमने लिखा है ऑर्बिटल, यहां से अब आपको समझ में आएगा एक्चुअल में हाइपर कॉन्जुगेशन कैसे वर्क करता है, सारी चीज। बस थोड़ा सा टाइम दीजिएगा, आज पूरा हाइपर कॉन्जुगेशन और इसके इंपैक्ट क्या है, प्रॉपर्टी को कैसे चेंज करता है या कैसे स्टेबिलिटी को डिफाइन करता है, जस्ट अभी आज सीखेंगे थोड़े से टाइम में। ऑर्बिटल कॉन्सेप्ट ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन। हाइपर कॉन्जुगेशन इज एन एक्सटेंशन ऑफ ए रेजोनेंस इफेक्ट। यही तो बताया था कि रेजोनेंस इफेक्ट ही है, बस खाली उसका थोड़ा मॉडिफाइड फॉर्म है। वेयर एज रेजोनेंस इफेक्ट इन्वॉल्व ए पाई इलेक्ट्रॉन। बिल्कुल थोड़ी देर पहले यही डिस्कस कर रहे थे, सिग्मा के इलेक्ट्रॉन की डिस्प्लेसमेंट बात होती तो इंडक्टिव होता है, पाई की डिलोकलाइजेशन की बात होती तो रेजोनेंस होता है, और अगर सिग्मा पाई दोनों मिक्स हो जाएं वो हमारा हाइपर कॉन्जुगेशन होता है। ये चीज देखना है, हाइपर कॉन्जुगेशन इन्वॉल्व सिग्मा इलेक्ट्रॉन थ्रू ओवरलैपिंग ऑफ ए पी ऑर्बिटल। अब याद करिए पी ऑर्बिटल कहां होता है? पी ऑर्बिटल जब भी हमारा पाई बॉन्ड बनता है तो वो पी ऑर्बिटल से ही बनता है या अनहाइब्रिडाइज्ड पी ऑर्बिटल से बनता है। तो सिग्मा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है? सिग्मा बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और पी ऑर्बिटल के बीच में जो कॉन्जुगेशन होगा, डिलोकलाइजेशन होगा, उसी को आप हाइपर कॉन्जुगेशन बोलोगे। ओवरलैपिंग ऑफ ए पी ऑर्बिटल ऑफ डबल बॉन्ड विद सिग्मा ऑर्बिटल ऑफ एडजेसेंट सिंगल बॉन्ड, दस हाइपर कॉन्जुगेशन में भी रिगार्डेड एज सिग्मा पाई कॉन्जुगेशन। याद रखिएगा जब रेजोनेंस पढ़ते हो तो उसका नाम होता है पाई टू पाई या लोन पेयर टू पाई और ये सारी चीजें पढ़ते हो। लेकिन जब सिग्मा बॉन्ड की बात आती ना, ऐसा नहीं, रेजोनेंस में भी कई सारे टाइप होते हैं, जैसे नॉन बॉन्डिंग टू पाई होता है, पाई टू पाई होता है, कार्बो एनायन टू पाई होता है, कार्बो कटायन टू पाई होता है, ये सारी चीजें होती है, मतलब बहुत सारे टाइप होते हैं। लेकिन कोई भी ऐसा नहीं होगा जिसमें सिग्मा पाई हो, क्योंकि जैसे ही इन्वॉल्वमेंट सिग्मा का पाई के साथ आएगा वो तुरंत ही हमारा हाइपर कॉन्जुगेशन के साथ डील हो रहा होगा। हाइपर कॉन्जुगेशन के अगर आप ये स्ट्रक्चर देखें, आपको यहां से सारा ऑर्बिटल का पिक्चर समझ में आ जाएगा। ये है CH3, ये है CH डबल बॉन्ड CH2, मतलब इसे आप क्या नाम दोगे? ये प्रोपीन है। अब आपको पता है जहां पर डबल बॉन्ड की प्रेजेंस होती है वो अनहाइब्रिडाइज्ड पी ऑर्बिटल के सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन होते हैं, उनमें ओवरलैपिंग होती है और कोवेलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। तो यहां पे ये वाला एक पी ऑर्बिटल हमको देखने को मिलेगा और दूसरा पी ऑर्बिटल यहां पे देखने को मिलेगा। एक हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन यहां हम मान लेते हैं। इसके पास तीन हाइड्रोजन है, एक, दो, और तीसरे का मैं यहां पे लोन पेयर टाइप, मतलब ये यहां पे सिग्मा बॉन्ड दिखा रहा हूं कुछ ऐसे। अब देखिए होगा क्या, ये जो ऑर्बिटल है आपको पता है एक इलेक्ट्रॉन इसमें होता है, एक इसमें होता है, क्योंकि कार्बन की वैलेंस असल में 4 इलेक्ट्रॉन, 3 सिग्मा बॉन्ड बना लिए, हाइब्रिडाइजेशन sp2 हुआ और एक पी जो बच गया उसमें एक इलेक्ट्रॉन है और वही तो ओवरलैप करके कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं। लेकिन जब यहां पे देखोगे, ये देखोगे ना, ये हाइड्रोजन यहां पे आप ओवरलैप कर चुका है, तो यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें भी है, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें भी है, 2 इसमें है, सब में 2 इलेक्ट्रॉन होते सारे बॉन्डों में। अब यहां पे इनके बीच में जो बॉन्ड बना है उसके बीच में कितने इलेक्ट्रॉन है? एक यहां, 2 यहां। अब देखिए होगा क्या, ये वाला जो हाइड्रोजन यहां से लिंक था, अगर मैं इसको इरेज करता हूं, 1 मिनट रुकिए, ठीक है, ये जो हाइड्रोजन है यहां का, इस जगह पे हाइड्रोजन जो है वो यहां से निकल जाएगा। देखिए यहां पे ये हाइड्रोजन है, ठीक है। अब ये हाइड्रोजन किस फॉर्म में जाएगा? हाइड्रोजन H+ की फॉर्म में जाएगा। मतलब यहां से अब इस हाइड्रोजन को मैं इरेज कर देता हूं समझाने के लिए, और इरेज किया तो ये यहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी छोड़ के गया है और यहां H+ निकल गया। अब ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस पे छोड़ के गया है तो कौन सा चार्ज दिख रहा होगा? निगेटिव। वैसे ऐसे दिखाते नहीं है, सीधा सीधा अगर मैं आपको एक्चुअल में बताऊं कैसे बनता है, तो देखिए यहां पे कैसे बनेगा, यहां पे डायरेक्ट ऐसे ही दिखाना पड़ता है कि यहां पे एक ऐसे बॉन्ड होगा
और ये H होगा, और इसकी जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो सिग्मा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डायरेक्ट इसके p ऑर्बिटल में जाती है, इसीलिए तो ये लाइन लिखा है कि सिग्मा इलेक्ट्रॉन थ्रू द ओवरलैपिंग ऑफ p ऑर्बिटल ऑफ डबल बॉन्ड, मतलब p ऑर्बिटल जो डबल बॉन्ड की होगी उसमें डोनेशन कर देगी। तो ये बताइए क्या कार्बन 10 इलेक्ट्रॉन अपने अराउंड रखेगा? क्या कार्बन अपना ऑक्टेट से ज्यादा रखेगा? मैं कहूंगा नहीं रखता है। क्यों? क्योंकि सेकंड पीरियड के जितने भी एलिमेंट हैं वो अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए मरते रहते हैं, और कार्बन तो टेट्रावैलेंट होता है, 5 बॉन्ड तो बना नहीं लेगा। मान लीजिए अगर यहां से आएगा तो इसका मतलब यहां पे एक डबल बॉन्ड बन रहा होगा, एक ये हाइड्रोजन से यहां बना हुआ है और ये पाई बॉन्ड यहां भी बना, मतलब क्या 5 बॉन्ड बनाएगा कार्बन? ये तो इम्पॉसिबल हो जाएगा। दैट मींस कहीं ना कहीं ब्रेकिंग भी जरूरी है। तो क्या होगा, ये वाली जैसे ही इधर से डोनेशन देखने को मिलेगी वैसे ही ये इलेक्ट्रॉन, ये जो वाले इलेक्ट्रॉन हैं ये एक कार्बन पे शिफ्ट हो जाएंगे, और जैसे ही शिफ्ट होंगे तो आपको रिजल्टेंट स्पीसीज क्या मिलेगी? रिजल्टेंट स्पीसीज देखिए कैसे मिलेगी। यहां से 2 हाइड्रोजन तो है ही, 2 हैं, एक H+ यहां पे भाग आया, टूट गया। अब इसके बीच में पहले सिग्मा बॉन्ड था, ये वाली इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसमें गई, दैट मींस यहां पाई बॉन्ड बन गया, और पाई बॉन्ड बना तो मैं यहां पे 2 बॉन्ड दिखाऊंगा। अब यहां पे एक सिग्मा बॉन्ड पहले से था और इसके साथ यहां पे हाइड्रोजन एक था, 1 2 3 4, ठीक है। यहां पे 2 हाइड्रोजन, पहले हाइड्रोजन तो जैसे थे वैसे ही, बस ये वाला जो हाइड्रोजन है ये जैसे यहां पे दिखाया, कुछ अलग ऑर्बिटल नहीं दिखाई है, बस एक रिप्रेजेंटेशन का तरीका है। नहीं तो ये भी आप ऐसे दिखा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, बस कॉम्प्लिकेट नहीं किया गया है, इसलिए यहां पे लाइन से दिखा दिया गया। ये एक्चुअल स्ट्रक्चर हुई। अब होगा क्या, यहां पे जो पहले पाई बॉन्ड था वो शिफ्ट होके कहां चला गया? इसके ऊपर। तो ये निगेटिव चार्ज बनाओगे कि नहीं? ये एक्चुअल स्ट्रक्चर होगी आफ्टर हाइपर कॉन्जुगेशन। इसी तरीके से एक बार तो ये वाला ऊपर वाला, इसका मान लीजिए 1 नाम दे दिया, इसको 2 नंबर हाइड्रोजन, इसका 3 नंबर, तो 3 हाइड्रोजन ऐसे होंगे जो हाइपर कॉन्जुगेशन करते दिखेंगे। ये आपका पूरा ओवरऑल ऑर्बिटल स्ट्रक्चर है, ये ऑर्बिटल व्यू से आपको समझाया गया है। ये सिग्मा ऑर्बिटल कैसे p ऑर्बिटल में ट्रांसफर होती है, इसके जो यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन हैं वो पूरा का पूरा यहां ट्रांसफर हो जाएंगे और इनके बीच में बॉन्ड बन जाएगा, और ये p ऑर्बिटल ऐसी ही रहेगी। इसके बाद ये जैसे ही आगे शिफ्ट होगी तो यहां पे क्या है, निगेटिव चार्ज आ जाएगा। जैसे ही निगेटिव चार्ज आ जाएगा तो फिर वापस आएगा, मतलब जैसे याद करिए रेजोनेंस में क्या बताया था कि इलेक्ट्रॉन जाएगा, सर्कुलेट करता रहता, घूमता रहता है। सिर्फ काम क्या है, हम अपने चार्ज को डिस्पर्स करना चाहते हैं, क्योंकि चार्ज जितना भी डिस्पर्स होगा, जितना ही मूव करेगा उतनी एनर्जी रिलीज करेगा, और जितनी ही एनर्जी रिलीज होगी उस सिस्टम उतना ही ज्यादा एनर्जी डाउन कर लेगा अपनी और स्टेबल हो जाएगा। क्योंकि कोई भी सिस्टम हो अपने आप को स्टेबल करना चाहता है और अपनी एनर्जी डाउन रखना चाहता है, सिंपल सी चीज है, वो हम लोगों ने यहां पे देख लिया है। चलिए ये देखिए, इन टर्म्स ऑफ रेजोनेंस स्ट्रक्चर हाइपर कॉन्जुगेशन कैसे डिफाइन करेंगे वो यहां पे है। अब देखिए ये वाली जो सिग्मा की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहां पे है, आपको पता है इसके पास क्या होती है, p ऑर्बिटल है यहां पे ऐसे, ये लीजिए। अब यहां की जो p ऑर्बिटल है तो क्या होगा, यहां पे तो बॉन्ड प्रेजेंट है बीच में, यहां पे तो ओवरलैपिंग हो गई इनकी ऊपर वाले ऊपर लोब से। अब यहां मत समझाइएगा कि कैसे पाई का ओवरलैपिंग होती है, ये सब ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ये वाली इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो शिफ्ट हो जाएगी सिर्फ और सिर्फ एक कार्बन पे, और ये जो सिग्मा के इलेक्ट्रॉन, सिग्मा बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो इस p ऑर्बिटल में आ जाएगी, तो इस कार्बन से, और ये बाहर चला जाएगा। तो इसीलिए यहां पे हमने 3 स्ट्रक्चर्स दिखाई है, जो पहले कह रहा था कि 3 हाइड्रोजन है तो 3 हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स भी बनेंगी, वो यहां पे मैंने मेंशन कर दी है। एक हाइड्रोजन पहले निकाला ऊपर वाला, और उसके बाद ये देखिए C डबल बॉन्ड C किया, यहां पे डबल बॉन्ड बन रहा है, और ये वाला डबल बॉन्ड टूट रहा है तो इसके ऊपर निगेटिव चार्ज। सिमिलरली एक बार ये वाला तोड़ेंगे, एक बार ये वाला तोड़ेंगे, दैट मींस हमने 3 हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स बना दी। अब एक चीज आपने अगर गेस की हो तो मैं बता दूं, क्या जो हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं वो कैसे बन रही हैं, ध्यान से देखिए। जो एल्कीन होती है, एल्कीन के जस्ट एडजेसेंट कार्बन पे जितने हमारे हाइड्रोजन हैं उतने हमारे हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर बनते दिख रहे हैं यहां पे। तो अगर देखोगे ये हमारी एल्कीन है, ये अगर हमारी एल्कीन है तो इसके जस्ट एडजेसेंट पे जो कार्बन है उस पे जितने भी हाइड्रोजन होंगे वो रिजल्ट की फॉर्मेशन करेंगे हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स की। तो जो एडजेसेंट में कार्बन होता है उसका नाम क्या होता है, उसको
उसको नाम हम देते हैं अल्फा कार्बन। तो अल्फा कार्बन पे कितने हाइड्रोजन हमारे प्रेजेंट हैं, कितने हाइड्रोजन प्रेजेंट है, वो हमारे डिफाइन करते हैं नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स। अगर आपसे कोई पूछ ले कि इस जो आपको प्रोपीन दी है उसके नंबर ऑफ, टोटल नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स कितने होंगे, तो सिंपल सी चीज है, एल्कीन के अल्फा कार्बन पे जितने हाइड्रोजन हो उससे एक ज्यादा स्ट्रक्चर होगी। अब आप पूछेंगे ऐसा क्यों कि एक स्ट्रक्चर ज्यादा होगी? देखिए यहां पे स्ट्रक्चर नंबर 1 है, ये 2 है, ये 3 है, लेकिन इन सब की जो रिजल्टेंट फॉर्म है वो ये भी तो है। दैट मींस एक्चुअल स्ट्रक्चर भी उसमें ऐड करते हैं। तो नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स अगर आपने आपसे किसी ने पूछ ली तो क्या बताओगे? जितने नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन हो उससे एक ज्यादा। तो ये आप लिख सकते हैं, नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन +1। ये +1 क्यों है? अभी जस्ट बता दिया है कि जो भी हमारे कार्बन का रियल स्ट्रक्चर, मतलब जो भी कंपाउंड दिया गया है उसका जो एक्चुअल स्ट्रक्चर है उसके लिए लिखा गया है, और ये आपके लिए हो जाएगा। तो ये यहां से गलती ना करिएगा। अभी आगे जाके देखेंगे जितने ज्यादा नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन बढ़ते जाएंगे उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी आएगी, वो सब समझाऊंगा। अभी 2 मिनट दीजिए, अभी सारी चीजें लाइन से हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। चलिए देखिए यहां पे लिखा है, इट इज एविडेंट फ्रॉम द अबव स्ट्रक्चर, जो हमने पीछे देखा है कि जो हाइपर कॉन्जुगेशन है, हाइपर कॉन्जुगेशन अकर्स थ्रू द हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट ऑन द कार्बन एटम नेक्स्ट टू द डबल बॉन्ड, जिसको आप क्या बोलते हो? अल्फा हाइड्रोजन बोलते हो। जस्ट अभी मैंने बताया है, नेचुरली मोर द नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन एटम्स आर अटैच्ड, मोर द नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स एंड हेंस ग्रेटर इज द इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट का कहने का मतलब सिर्फ है स्टेबिलिटी का है। अब कहेंगे ऐसा क्यों? याद करिए रेजोनेंस में, रेजोनेंस में हमने क्या पढ़ा कि जितना ज्यादा डिलोकलाइजेशन होगा उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी आएगी। बेंजीन में जो डबल बॉन्ड है पूरे पूरे 6 कार्बन पे घूमते हैं, उसकी रेजोनेंस एनर्जी जो आती थी वो 151 किलो जूल पर मोल में आती थी। लेकिन 1,3 ब्यूटाडाइन में कार्बन सिर्फ एक ही जगह जाता था, मतलब जो पाई बॉन्ड है वो और 3 कार्बन पे गया फिर लौटना पड़ता था, फिर गया फिर लौटना पड़ता था। तो उसकी कितनी आती थी? उसकी 12.5 किलो जूल पर मोल आती थी। मतलब बेंजीन की 150 के अराउंड है और इसकी 15 भी नहीं है। सोचिए, मतलब 10 गुना ज्यादा थी। रीजन क्या था? कि वहां पे एरिया ज्यादा मिल रहा था बेंजीन वाले केस में, पहली चीज। दूसरी चीज, इन द केस ऑफ बेंजीन पाई इलेक्ट्रॉन्स आर इन साइक्लिक इन नेचर, उनको लौटना नहीं है, घूम रहे हैं बढ़िया यूनिडायरेक्शनल में। बट इन केस ऑफ 1,3 ब्यूटाडाइन एक बार पहले आगे गए फिर पीछे आए फिर आगे गए, उनकी आधी एनर्जी ऐसे ही लगने लगती है, इसलिए बहुत ही कम होता है। तो क्या है ओवरऑल वहां से रिजल्टेंट क्या मिला? कि चार्ज जितना घूमेगा उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी आएगी। सिमिलरली अगर आप बात करते हो अभी हमने थोड़ी देर पहले ही देखा है कि ये मान लीजिए एक हमारा स्ट्रक्चर था, यहां पे मान लीजिए ये CH3 लगा देता, मान लीजिए ये CH3 लगा देता और ये हमारी एल्कीन होती, फिर से वही बिल्कुल वही प्रोपीन नहीं ले रहे हैं, बस खाली सब्स्टिट्यूटेड प्रोपीन ले रहे हैं। इसमें क्या देखने को मिलेगा? ये वाला सिग्मा इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी इसके p वाले के साथ तो ट्रांसफर हो जाएगी इस वाले के साथ, और रिजल्टेंट स्पीसीज क्या मिलेगी? यहां डबल बॉन्ड और ये वाला निगेटिव चार्ज। ऐसा ही देखा है? बिल्कुल है। तो एक स्ट्रक्चर तो ये मिल गई, दूसरी क्या मिलेगी? ये वाला इधर जाएगा और फिर से ये आएगा, मतलब 2 स्ट्रक्चर हो जाए, ओके हो जाएगा। अब बताइए क्या ये वाला यहां पे मूव करेगा? तो मैं कहूंगा नहीं, H+ की फॉर्म में H तो निकल जाता है लेकिन CH3 नहीं निकलेगा, CH3 नहीं टूटता है, ये एज सच रहता है। इसीलिए अभी पीछे हमने हाइपर कॉन्जुगेशन की डेफिनेशन बताई थी और उसमें बोला है आपसे, उसमें बोला है कि नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, मिथाइल या एल्काइल नहीं बोला है, सिर्फ हाइड्रोजन की बात करना है। एल्कीन के बगल में कितने हैं वो आपको डिफाइन करेंगे। तो जितने ज्यादा होंगे उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी बढ़ाएंगे। जैसे रेजोनेंस में जितना ज्यादा घूम रहे थे उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी बढ़ा रहे थे, उसी तरीके से इसमें जितने ज्यादा नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन होंगे वो एक बार पहले ऊपर वाला, जैसे अभी ये वाला एग्जांपल देखा है, एक बार ये वाला टूटा, एक बार ये वाला टूटा, एक बार ये वाला टूटा। इमेजिन करिए इस वाले से भी इधर मान लीजिए ये कुछ जुड़ा होता, ये जुड़ा होता, तो क्या होता? ये देखिए एल्कीन है,
इतनी एल्कीन है, एल्कीन के अगला कार्बन हमारा क्या होता है, अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन पे एक ये, 2 3, मतलब इसके कितने स्ट्रक्चर होंगे, 6 हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर होंगे। और अगर 6 हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर होंगे तो ये वाला हमारा मोर स्टेबल हो जाएगा। इसी तरीके से जैसे जैसे नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर बढ़ेंगे वैसे वैसे स्टेबिलिटी बढ़ेगी। ये आपको बताना था। द मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम इन ए 3 मैक्सिमम विद मिथाइल, 2 विद इथाइल ग्रुप, 1 विद आइसोप्रोपाइल ग्रुप। मतलब ये मिथाइल ग्रुप है। अगर इसमें आप यहां पे अगर बात करो, ये देखिए CH3 है और यहां CH डबल बॉन्ड CH2 है, तो यहां पे देखिए ये मैक्सिमम देगा। अब इसी में यहां पे आप CH2 लगा दीजिए CH3 की जगह। अगर आप यहां पे CH2 CH3 ग्रुप लगा दीजिए, ये कौन सा ग्रुप है, एल्कीन के ऊपर अब कौन सा ग्रुप है, इथाइल ग्रुप है। इथाइल ग्रुप में कितने हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर मिलेंगे, 2। क्यों 2 मिलेंगे, देखिए इसके जस्ट अगला कार्बन से मतलब है, इससे नहीं मतलब है। ये हमारा इंडक्टिव नहीं है कि कितने भी कार्बन लगाओ, नहीं, सिर्फ कार्बन या जो एल्कीन है उसकी अल्फा पोजीशन पे जो कार्बन है उससे कितने हाइड्रोजन लिंक हैं, दैट इज अल्फा हाइड्रोजन, वो हमारे कंट्रीब्यूट करेंगे हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स में। तो ये हम देखेंगे। तो सबसे ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर किससे मिलेंगे, जब CH3 बेंजीन से जुड़ा हुआ होगा। फिर कौन सा, फिर एथाइल वाला, फिर इसमें और फिर इसमें। इसमें कितने मिलेंगे, 0, इसमें तो हाइड्रोजन ही नहीं है। इसमें कितना दिखेगा, ये 1 है। और ये कितने होंगे, 2 होगा, और ये वाला 3 होगा। ये चीज मैंने यहां पे लिखा है। दस द ऑर्डर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर डिक्रीजेस इन द ऑर्डर, ये। लेकिन अगर आप याद रखें, आज ही के क्लास में भी पढ़ा है और इससे पहले भी पढ़ चुका हूं कि जो इंडक्टिव इफेक्ट का ऑर्डर होता है वो क्या होता है, टर्सरी ब्यूटाइल का सबसे ज्यादा होता है। दैट मींस टर्सरी कार्बन का सबसे ज्यादा होता है, फिर सेकेंडरी का, फिर प्राइमरी का, और सबसे कम किसका, मिथाइल का। इंडक्टिव इफेक्ट की बात है। लेकिन जैसे ही बात आएगी हाइपर कॉन्जुगेशन की तो ये ऑर्डर जस्ट रिवर्स हो जाएगा। क्या, मिथाइल का सबसे ज्यादा हो जाएगा और सबसे कम हमारा टर्सरी कार्बन का हो जाएगा। थोड़ी देर पहले यही पढ़ाया था या बोला भी था कि जैसे ही हम लोग अपने एल्काइल ग्रुप को किसी बेंजीन के साथ या किसी अनसैचुरेटेड कंपाउंड के साथ जोड़ देंगे तो ये इंडक्टिव इफेक्ट का ऑर्डर रिवर्स हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। यहां पे हम लोगों ने इसको प्रूफ भी कर दिया है। चलिए इसमें क्या है, सिग्निफिकेंस देखनी है। अब बात तो सिग्निफिकेंस की भी करेंगे क्योंकि किसी चीज को स्टडी कर लिया, क्यों कर लिया, रीजन सारी, अब उसका रीजन भी तो समझे, उसको इंप्लीमेंट करें, एप्लीकेशन देखना है। तो अब हमें देखना है सिग्निफिकेंस क्या है हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर का। सबसे पहला है डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस ऑफ एल्काइल ग्रुप। अब आप थोड़ा सा एडवांस पार्ट में आ जाइए, अपनी 11th 12th और इन सारे क्लासों में, बेसिक्स में, वहां पे क्या पढ़ रहे थे, वहां पे ये बोलते हो कि जो एल्काइल ग्रुप्स होते हैं अगर बेंजीन के ऊपर लगा दो तो बेंजीन ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग हो जाती है, ऐसा ही पढ़ा था। और क्या पढ़ा था कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं तो वो हमारे मेटा डायरेक्टिंग होते हैं, ऐसा ही पढ़ा था। अब उसका आज आपको एक्चुअल रीजन पता चलेगा कि ऐसा क्यों हम लोग बोलते थे कि अगर हमारी किसी भी बेंजीन पे अगर मिथाइल ग्रुप या दूसरा कोई एल्काइल ग्रुप लगाते हैं तो वो आर्थो पैरा डायरेक्टिंग। रीजन क्या है, क्यों होता है, और रीजन से देखिए, ये हमारा है, क्या है, ये टॉल्यूइन। हमारा टॉल्यूइन क्या होता है, बेंजीन के ऊपर CH3 लगा दो, ये हमारा है। अब इस पे क्या होगा, देखिए ये एक्चुअल स्ट्रक्चर है। अब इससे हमको क्या पता चलेगा, एक एग्जांपल से ही समझ लीजिए, सब समझ में आ जाएगा। थोड़ी देर पहले ही हमने बेंजीन का केस, ये वाला प्रोपीन का केस देखा था। ये हाइड्रोजन और यहां पे CH और यहां डबल बॉन्ड, ये CH2। तो क्या देखने को मिला था, ये p ऑर्बिटल थी, बिल्कुल था। अब इसका जो सिग्मा बॉन्ड था, इस सिग्मा बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहां पे जो पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थी इसमें ट्रांसफर हुई और ये वाली इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस पे ट्रांसफर हुई थी। तो रिजल्टेंट स्पीसीज क्या मिली थी, वो आपको कुछ इस टाइप को देखने को मिले थी। ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहां पे एक हाइड्रोजन मान लीजिए यहां पे है इनकी, ठीक है, ये दोनों हाइड्रोजन है और इस p ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आ गए। देखिए यहां पे कोई चेंजेस नहीं है, 1 2 3 4, इन तीनों कार्बन के बीचों में 4 इलेक्ट्रॉन पहले थे। अब भी अगर आप देखोगे, तो 4 ही इलेक्ट्रॉन यहां पे भी देखने को मिलेंगे, ठीक है। चलिए यहां पे देखिए 1 2 और उसके बाद इस कार्बन पे यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, ये ऐसा देखा है। अब क्या एक्चुअल यही चीज क्या बेंजीन में भी है, तो हम लोग देखते हैं। देखिए बेंजीन में क्या है, ये हमने ऑर्डर बना लिया है। इसमें देखिए क्या है, यहां पे पाई बॉन्ड है। पाई बॉन्ड हमेशा कैसे बनता है, ये देखिए कुछ ऐसे ही बना होगा, इनकी ओवरलैपिंग से ऐसे ही तो बना होगा। यहां पे
यहां पे इनकी ओवरलैपिंग से बना होगा, तो अब होगा क्या, वही होगा जो प्रोपीन में हुआ था। ये जो सिग्मा बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, क्योंकि ये कार्बन कैसा है, sp2 है, एल्कीन के जस्ट नेक्स्ट वाला कार्बन हमारा कैसा होता है, अल्फा हाइड्रोजन होता है। तो इस कार्बन के लिए अल्फा हाइड्रोजन कौन सा है, एक, ये सॉरी अल्फा कार्बन कौन सा है, एक, और ये दो हैं। इस वाले कार्बन के लिए हमारे अल्फा हाइड्रोजन अल्फा कार्बन कितने हैं, ये वाला है। दैट मींस ये वाले में तो हमको कोई मतलब ही नहीं, क्योंकि यहां sp2 कार्बन है और sp2 कार्बन। हाँ, एक और चीज बतानी थी, जो हाइपर कॉन्जुगेशन में हम स्ट्रक्चर में जो हाइड्रोजन गिनते हैं वो sp3 होना चाहिए, sp2 नहीं होना चाहिए। sp2 कार्बन होगा तो वहां पे हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं होगी, sp3 वाले से होगी। तो ये सारे तो sp2 हैं। दैट मींस रिजल्ट यही बचा कि सिर्फ ये कर ले, तो ये क्या करेगा, अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसमें देगा। इस वाले p ऑर्बिटल में देखिए, यहां पे भी तो यही कर रहे थे, इस जगह भी तो यही कर रहे हैं कि ये वाली इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपने बगल वाले p में दिया और इन दोनों के बीच की जो थी वो आगे वाले में शिफ्ट हो गई। सिमिलरली यहां पे देखो, ये वाली इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस वाले p के बीच में जाएगी और इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड बन जाएगा, और जो ऑलरेडी पहले से डबल बॉन्ड प्रेजेंट था वो टूट जाएगा, और वो जाएगा कहां, वो नेक्स्ट वाले कार्बन पे आ जाएगा। तो देखिए हमने क्या किया, क्या यही डायग्राम बनाया हुआ है, तो हम लोग बोलेंगे बिल्कुल यही पे बनाया हुआ है, सारी एक्चुअल स्ट्रक्चर यही बनाई है। ये देखिए, यहां से देखिए, ये वाला इलेक्ट्रॉन यहां पे आगे मूव किया है ऐसे, और उसके बाद ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऐसे मूव की है। उसके बाद क्या है, जो हाइड्रोजन यहां पे अगर मान लीजिए इस साइड का दिखाया तो इसी साइड का दिखा लीजिए, ये रहा, ये वाली इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दिखाई है वहां पे अलग, तो ये यहां पे शिफ्ट हुई और ये आगे शिफ्ट हो गई। ये हमको कहां पे, जहां पे इलेक्ट्रॉन जाते हैं वहां निगेटिव चार्ज, यहां से जा रहे हैं तो हाइड्रोजन से दूर जा रहा है, तो हाइड्रोजन तो H+ हो गया, जा किसके पास रहे, इसके पास, तो यहां निगेटिव हो गया। इस वाले बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कहां जा रहे हैं, यहां, तो यहां तो निगेटिव हो गया, किससे दूर जा रहे हैं, इस वाले से दूर जा रहे हैं, तो पॉजिटिव निगेटिव, और पॉजिटिव निगेटिव आसपास आते हैं तुरंत बॉन्ड बनाते हैं, इसलिए यहां डबल बॉन्ड बन जाएगा और H+ यहां से बाहर निकल जाएगा और निगेटिव चार्ज यहां बना का बना रह जाएगा। ये सारी चीजें हमने नेक्स्ट वाले स्ट्रक्चर में ड्रॉ कर दी हैं। सिमिलरली ये निगेटिव चार्ज आगे मूव करेगा, फिर ये ऐसे यहां पे रहेगा, उसके बाद ये फर्दर यहां पे आएगा, फिर ये यहां से ऐसे मूव करेगा और लास्ट स्ट्रक्चर ये यहां से आके चला जाएगा, और जैसे पहले था वैसे का वैसा हमको दिख जाएगा, मतलब यहां से ये वाला H जुड़ जाएगा। मैं कहूंगा कितने हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, देखिए जब हम बात करते हैं नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स की, तो हम बोलते हैं नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन +1 बोल दीजिए, लेकिन यहां ऐसा नहीं होगा। देखिए यहां पे 1 2 3 तो स्ट्रक्चर ये दिख गई, प्लस एक ये हाइड्रोजन रह गया है, या ये बोल दीजिए एक अभी ये वाला हाइड्रोजन रह गया, एक ये हाइड्रोजन रह गया। इसी तरीके से 3 और स्ट्रक्चर और 3 और स्ट्रक्चर, मतलब 6 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, सॉरी 6 हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर और मिलेंगे यहां पे ड्यू टू रेजोनेंस, क्योंकि यहां पे हाइपर कॉन्जुगेशन तो हो ही रहा है, उसके हाइपर कॉन्जुगेशन तो इतना हुआ है, लेकिन जो ये नीचे रिंग में चल रहा है, पाई टू पाई चल रहा है, वो क्या है, वो रेजोनेंस है। वो रेजोनेंस है, मैंने बताया है। हाइपर कॉन्जुगेशन कब बोलोगे, सिर्फ और सिर्फ तभी बोलोगे अगर आपसे पूछ ले क्या ये पूरा हाइपर कॉन्जुगेशन है, तो आप बोलोगे नहीं है। रीजन क्या है, जब भी सिग्मा और पाई का कॉन्जुगेशन होगा तो उसको आप हाइपर कॉन्जुगेशन बोलोगे। पाई टू लोन पेयर, पाई टू कार्बोकैटायन, पाई टू कार्बन आयन, कुछ भी होगा वो सारे के सारे रेजोनेंस होंगे। तो अगर आपके सामने ये एग्जांपल आता है तो यहां पे हाइपर कॉन्जुगेशन एज वेल एज रेजोनेंस दोनों दिखाया गया है। और अगर आपको बेटर वर्ड्स में बता दूं अच्छे से, तो देखिए क्या है, बताने को तो रेजोन आप यहां पे मैंने लिख दिया 1 2 3 जैसा बुक्स में बताया गया, लेकिन यहां पे क्या होता है, एक्चुअल में हाइपर कॉन्जुगेटिंग जो हमारी स्ट्रक्चर है वो सिर्फ और सिर्फ पहली स्ट्रक्चर है। रीजन, क्योंकि यहां पे सिग्मा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विल ट्रांसफर इनटू द पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड में, और यही हमारा हाइपर कॉन्जुगेशन की डेफिनेशन है, यही हम लोग पढ़ते हैं। लेकिन उसके बाद क्या है, ये निगेटिव चार्ज है, निगेटिव चार्ज कहां जा रहा है, पी ऑर्बिटल में जा रहा है। तो एक तरह से क्या हो गया, कार्बन आयन पाई बॉन्ड में जा रहा है। ये किसका एग्जांपल है, ये एग्जांपल हमारा रेजोनेंस का है। रेजोनेंस कैसे होता है, पाई बॉन्ड पाई में चला जाए, कार्बोकैटायन पाई से, पाई का मतलब इलेक्ट्रॉन कार्बोकैटायन में चला जाए, कार्बन एनायन जो है वो हमारा चला जाए किसी डबल बॉन्ड में। लेकिन जैसे ही बात आती है सिग्मा बॉन्ड की,
तो वो हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स में आती है, लेकिन आप लोगों के बुक्स में ऐसे बता दिया जाता है कि यहां से ये हमारी सारी रेजोनेटिंग मतलब हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं, तो वो यहां पे लिख दिया। लेकिन एक्चुअल में क्या है, एक्चुअल में सिर्फ और सिर्फ ये हमारी हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर है, और बाकी ये दोनों कैसी हैं, ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। बच्चा आपके सामने दिया है, तो एक्चुअल में जो हमने पढ़ा ना, जो हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर होती है वो क्या होती है, द नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन जितने होते हैं उतने से एक ज्यादा ले लो, वो हमारे होते हैं। तो यही एक्चुअल यहां पे भी वही हुआ है, 1 2 3, मतलब एक ये यहां से अगर इस वाले का हाइड्रोजन का हटाओगे तो फिर से पहला स्टेप, इस वाले हाइड्रोजन का हटाओगे तो फिर से पहला स्टेप, मतलब 1 2 3 तीनों प्रोसेसेस के पहले पहले स्टेप हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर होंगे, और ये खुद है, तो टोटल नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर कितने होंगे, इसमें भी 4 होंगे, ये याद रखिएगा। लेकिन बुक्स वगैरह में बता देते हैं, बुक्स वगैरह में आपको ये रिप्रेजेंट करके देते हैं कि ये तीनों हैं प्लस 6 और हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो रेजोनेंस और हाइपर कॉन्जुगेशन को ऐड करके बता रहे होते हैं। तो अब आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है कि ये किसमें आप लिखते हो। अगर ये एग्जांपल पूछा जाएगा तो रेजोनेंस प्लस हाइपर कॉन्जुगेशन का है, ये चीज आपको बतानी पड़ेगी। यहां पे मैंने लिखा है। नेक्स्ट हमारा एग्जांपल क्या है, या एप्लीकेशन या सिग्निफिकेंस क्या हाइपर कॉन्जुगेशन का, कई बार हम लोग पढ़ चुके हैं। जब आप बात करते हो प्रोपीन की, आज हम लोगों ने प्रोपीन का कई बार स्ट्रक्चर देख लिया है। अगर यहां पे फिर से देखोगे, या यहां पे अगर देखने की जरूरत ही नहीं, यहां पे आप देख लीजिए, बार बार काफी बार ड्रॉ कर चुके हैं, प्रोपीन का ही स्ट्रक्चर लेके पूरा समझा है। देखिए ये एक्चुअल प्रोपीन है। उसके बाद है क्या, यहां पे आपको पता है नेमिंग कैसे होती है, ये जिधर डबल बॉन्ड होता है उधर से शुरुआत होगी 1 2 और 3। उसके बाद क्या हुआ, रेजोनेटिंग फॉर्म्स में आइए, देखिए आके यहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई है। कहां पे, C2 कार्बन और C3 कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ रहा है। हम तो सोच रहे हैं C2 और C3 के बीच में कैसा बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड है और एक बॉन्ड है, बट ड्यू टू द हाइपर कॉन्जुगेशन यहां पे पार्शियल डबल बॉन्ड आता दिख रहा है। वो भी एक बार नहीं, 1 2 और 3 बार आ रहा है। मतलब एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के लिए वहां डबल बॉन्ड एग्जिस्ट कर रहा है। याद करिए बेंजीन में क्या होता है, हमको दिखता है एक जगह सिंगल बॉन्ड एक जगह डबल बॉन्ड, लेकिन एक्चुअली में क्या होता है, वहां डिलोकलाइजेशन की वजह से प्योर ना ही सिंगल रहता ना ही डबल रहता, इन बिटवीन सिंगल और डबल बॉन्ड के रहता है। सिमिलरली यहां पे जो सिंगल बॉन्ड दिख रहा है इस वाले स्ट्रक्चर में वो नहीं रहेगा, और यहां पे क्या दिख रहा है, प्योर डबल बॉन्ड दिख रहा है, ये भी नहीं रहेगा। तो यहां भी सिंगल और डबल बॉन्ड के इन बिटवीन हो जाएगा। ये प्रूफ कैसे होता है, ये लीजिए, यहां पे एक्सपेरिमेंटल डेटा की वैल्यू दी गई है कि जो प्रोपीन में CC बॉन्ड लेंथ होती है वो 149 आर्मस्ट्रांग होती है। अगर आपको याद हो, अगर इसको पिकोमीटर में बता दूं, यहां पे 154 पिकोमीटर, 134 पिकोमीटर, और बेंजीन की होती है 139 पिकोमीटर, और आज जो आप प्रोपीन की पढ़ रहे हैं वो है 149 पिकोमीटर। ये किसकी है, ये C सिंगल बॉन्ड C की है, ये C डबल बॉन्ड C की है, ये CC बेंजीन की है, ठीक है, और ये CC प्रोपीन की है। आपके सामने ये डेटा लिखा है, इससे क्या पता चल रहा है, ये हुई किसकी वजह से है, बेंजीन में किसकी वजह से होता है, बेंजीन की में जो वेरिएशन आता है ड्यू टू रेजोनेंस। इसका आंसर क्या है, ड्यू टू रेजोनेंस। लेकिन प्रोपीन में क्या है, प्रोपीन में तो ऐसा रेजोनेंस का कुछ है ही नहीं, इसीलिए इसको हम बोलेंगे ये है ड्यू टू हाइपर कॉन्जुगेशन। ये जो वेरिएशन आया क्यों हुआ है, ये ड्यू टू हाइपर कॉन्जुगेशन है। यही है हम लोग बोल रहे हैं ना कि इसका एप्लीकेशन पढ़ेंगे कैसे पता चलेगा, तो ये आपके सामने समझ में आ जाएगा। चलिए फिर हमारा है नेक्स्ट टॉपिक है रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन। कुछ नहीं है, एल्कीन क्या है, एल्कीन हमारा अनसैचुरेटेड होता है, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता, उसे हम एल्कीन बोलते हैं। अब उसमें जैसे ही आप H2 डालोगे तो क्या होगा, अनसैचुरेटेड चीज सैचुरेट होना चाहेगी। मतलब एक तरह से बोल दो, एल्कीन जो है रिएक्टिव होती क्योंकि उसकी पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। रिएक्टिव होती क्यों है ये भी देख लीजिए। आप कभी भी बनाते हो, ये यहां पे डबल बॉन्ड बना दिया और पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इनके बीच में यहां पे होती है ऐसे, और ये वीक बॉन्ड होते हैं। सिग्मा बॉन्ड तोड़ना बहुत आसान होता, बहुत कठिन होता है, लेकिन पाई बॉन्ड तोड़ना वीक होता है, आसान होता है। इसीलिए जिसमें भी जहां पे भी पाई बॉन्ड की प्रेजेंस होती है वो रिएक्टिव होते हैं, वो स्टेबल नहीं होते, वो रिएक्टिव होते हैं। और अल्कीन के केस में क्या होता है, हम लोग बोलते रहते हैं अबव द प्लेन और बिलो द प्लेन पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का क्लाउड
क्राउड लगा रहता है। और कोई भी इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज जैसे ही अल्कीन के पास आएगी वो कहेगा अगर हमको इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो अल्कीन क्या है, उसके पास तो इलेक्ट्रॉन भर भर के पड़े हैं, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है, वो तुरंत अपने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उसको इलेक्ट्रोफाइल को ट्रांसफर कर देती है। और कोई भी तुरंत रिएक्शन कर जाए तो उसे क्या बोलते हो? रिएक्टिव स्पीसीज बोलते हो। और अगर कोई रिएक्शन नहीं करता है तो उसे क्या बोलते हो? स्टेबल बोलते हो। जैसे नोबल गैसेस देख लो, कोई भी आता रहता है उनकी सराउंडिंग में, वो नॉर्मल कंडीशंस में रिएक्शन ही नहीं करते हैं। तो यही चीज है। बट अब एक चीज और है कि कैसे पता चलेगा कौन स्टेबल है कौन नहीं है? तो ये याद रखिएगा कि जो अनस्टेबल होगा उसको बहुत जल्दी होगी, मतलब जो बहुत ज्यादा अनस्टेबल होगा उसको बहुत जल्दी होगी स्टेबल होने की। सिंपल से एग्जांपल से लेते हैं, अगर आप बहुत ज्यादा थक चुके हैं और बहुत ज्यादा प्यास लगी है तो आपको पानी दिया जाएगा, तो मतलब आप किसी भी कंडीशन में जाके दौड़ के पानी पकड़ना की प्रयास करेंगे। लेकिन जिसको बहुत ही कम प्यास लगी हुई है उसके सामने पानी रखा जाए तो वो थोड़ी देर बाद भी पी सकता है। सिमिलरली जो भी आपकी एल्कीन हाईली अनस्टेबल होगी तो उसमें जब कोई भी H2 का एडिशन होने आ रहा होगा या वहां पे कोई रिएक्शन करने वाले आ रहा होगा, वो क्या करेगा? फटाक से उसके ऊपर रिएक्शन करेगा। और जितनी ज्यादा तेज रिएक्शन करेगा तो क्या होगा? उतनी ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी। तो उसे ही हम क्या बोलते हैं? हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन की बात करेंगे। ये हमारा क्या है? एल्कीन है। एल्कीन के ऊपर H2 का एडिशन कराओगे और जितनी ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी दैट मींस वो एल्कीन उतनी ज्यादा अनस्टेबल है। वो खुद चाह रही है कि कितनी जल्दी H2 मेरे पास आ जाए। बताया ना एग्जांपल, अगर आप बहुत ज्यादा प्यासे हो तो आप बहुत ज्यादा चाहत रखोगे, मतलब आपको लगेगा हाँ तुरंत पानी मिल जाए बहुत अच्छा है, ठीक है, उसके लिए आप बहुत दूर तक भी चले जाओगे। लेकिन अगर आपको प्यास नहीं लगी है तो बगल में रूम में भी अगर बोतल रखी होगी तो लेने नहीं जाते हो। वही सिमिलर चीज अगर एल्कीन हाईली अनस्टेबल होगी तो वो क्या करेगी? H2 के लिए अपनी बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज कर रही होगी। दैट मींस हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन बहुत ज्यादा रिलीज करेगी। ये अधिकतर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन के टर्म्स में एल्कीन की स्टेबिलिटी बताने को। तो आप दो तरीके से बता सकते हो, जैसे अभी मैंने समझाया, आप कॉन्सेप्ट दिमाग में रख लीजिए, नहीं तो आप और भी एक कॉन्सेप्ट बता देता हूं, वहां से आप देख लीजिए क्या होता है कि एल्कीन की स्टेबिलिटी पहले निकाल लो और उसको रिवर्स कर दो, आपका आंसर हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन का होगा। क्या करना है? स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन निकाल लो। और वो कैसे निकालते हो? नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन से, दैट मींस हाइपर कॉन्जुगेशन से। तो वो आप निकाल लो और उसी को रिवर्स को उल्टा, मतलब उसी ऑर्डर को उल्टा कर दो, वो होगा हमारा एल्कीन के स्टेबिलिटी का, मतलब हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन का हो जाएगा या स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन का रहा होगा। तो यहां से हमें पता चलता है क्या होगा। तो अब देखिए यहां ये हमारा पहला एग्जांपल दिया हुआ है, इसमें क्या है? ये एल्कीन है हमारी, यहां पे ये एल्कीन है, यहां पे ये एल्कीन है, ये एल्कीन है, इसमें तीन, ये भी अल्फा, ये भी अल्फा, ये भी अल्फा, अल्फा। दैट मींस एल्कीन वाले कार्बन से डायरेक्टली लिंक्ड जो कार्बन होता है उसे हम अल्फा कार्बन कहते हैं। तो ये एल्कीन है, इससे डायरेक्ट लिंक, ये भी डायरेक्ट लिंक, ये भी डायरेक्ट लिंक, ये भी डायरेक्ट लिंक। टोटल हाइड्रोजन कितने हो गए? 12 अल्फा हाइड्रोजन हो गए। इसमें कितने हो गए? यहां पे 9 अल्फा हाइड्रोजन हो गए। यहां पे कितने हैं? ये भी 6 हाइड्रोजन है, ये 6 हाइड्रोजन है। तो अब बताइए, थोड़ी देर पहले बताया था जितने ज्यादा नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर होंगे तो वो इतना स्टेबल होगा, ऐसा ही बताया था। तो ये 12 है, इसके पास 9 है, इन दोनों के पास 6 हैं। तो आपसे पूछें सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा, तो मैं ये कहूंगा ये वाला होगा। क्यों? क्योंकि इसकी बहुत सारे हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे। हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगे तो एनर्जी उतनी ज्यादा रिलीज होगी, एनर्जी रिलीज होगी तो सिस्टम स्टेबल होगा। तो ये एक्चुअली में यही सही है। लेकिन अब अगर हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन की बात आए, सबसे ज्यादा किसकी होगी, तो वो इसकी सबसे कम होगी, क्योंकि ये तो स्टेबल है, इसको जरूरत ही नहीं है H2 आए, बहुत जरूरत नहीं है इसको, बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है। इसीलिए अगर आ रहे हो तो थोड़ी बहुत, हो कहेगा अरे ठीक है थोड़ी सी एनर्जी रिलीज कर देता हूं, थोड़ी सी एनर्जी रिलीज करेगा। लेकिन जो सबसे अनस्टेबल होगा, जैसे ये दोनों अनस्टेबल हैं क्योंकि सिर्फ और सिर्फ 6 ही हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर हैं, तो ये तो बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज करेंगे हाइड्रोजन लेने के लिए। दैट मींस अनसैचुरेटेड से सैचुरेटेड फॉर्म में जाने के लिए बहुत बेताब हैं और एनर्जी रिलीज कर रहे हैं ज्यादा से ज्यादा कि जल्दी से हम कन्वर्ट हो जाएं। ये आपको समझ में आ गया होगा। ये हमारे 4 एग्जांपल हैं, इन्हीं के बेस पे आप बता सकते हैं। और यहां पे मैंने इसी चीज को लिख दिया हुआ है, 1 मिनट रुकेगा।
ठीक है, ये है हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन सोर्स ग्रेटर द नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप अटैच टू द डबली बॉन्डेड कार्बन एटम, ग्रेटर इज द स्टेबिलिटी ऑफ द एल्कीन। मतलब जो हमारा सोर्स दैट द ग्रेटर नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप अटैच, ये वाला है, ये ज्यादा हमारे एल्काइल ग्रुप अटैच है किससे, डबल बॉन्ड से, इससे क्या होता है, ग्रेटर इज द स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन। तो स्टेबिलिटी क्या है, ज्यादा है, लेकिन लोअर इज द हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। वही तो मैं बता रहा हूं इतनी देर से कि स्टेबिलिटी एल्कीन की ज्यादा है, उसे मतलब ही नहीं कि हमारे पास H2 आया कि नहीं। बेमन H2 को लेगा, वो कहेगा अच्छा ला रहे हो तो चलो थोड़ी बहुत एनर्जी रिलीज करते हैं, बहुत मिनिमम एनर्जी रिलीज करेगा। लेकिन जो अनस्टेबल हैं वो बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज कर रहे होंगे, ये आपको पता होना चाहिए। यहां पे इस एल्कीन के जितनी भी चीजें बताई हैं वो ये लिखा है। अगर आप इसमें ऑर्डर निकालने जाओगे तो आप पहले वाले को तो सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी का देखोगे, स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन, उसको देखने जाओगे तो किसको सबसे ज्यादा दोगे, सबसे ज्यादा दोगे फर्स्ट वाले को, फिर सेकंड वाले को, और उसके बाद थर्ड और फोर्थ बराबर होंगे। ये हमने देखा यहां से। क्या ऐसा ही होगा, बिल्कुल यहां से तो ऐसा ही लगेगा, लेकिन एक्चुअली में क्या है, ये जो सिस और ट्रांस वाला है ना, यहां पे इलेक्ट्रॉन का, यहां पे इलेक्ट्रॉन, ये जो CH3 है, इनके बीच में रिपल्सन होगा, इसमें CH3 का रिपल्सन मिनिमाइज हो जाएगा। स्टीरियो केमिस्ट्री में भी पढ़ाया जाएगा। और स्टीरियो केमिस्ट्री का क्या, आपको देखने में लगना चाहिए, दो बल्कि ग्रुप एक तरफ आ गए, रिपल्सन करेंगे तो इन दोनों में जो सिस वाली फॉर्म है वो अनस्टेबल हो जाती है इन कंपैरिजन टू ट्रांस। तो एक्चुअल ऑर्डर ये ना होकर एक्चुअल ऑर्डर हमारा 1 और 2 और उसके बाद 3 हो जाएगा, और सबसे लास्ट में 4 हो जाएगा। मतलब हम एक्सपेक्ट ये वाला कर रहे थे, ये वाला ना होके लास्ट वाला हमारा करेक्ट हो जाएगा, स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन। और आपको पता होना चाहिए, अगर स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन का ये ऑर्डर है तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन का ऑर्डर, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन जो है वो इनवर्स रिलेशन रखता है 1 अपॉन स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन, स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन। तो जो ऑर्डर अभी पीछे आपने लिखा है उसको रिवर्स कर दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। दैट मींस अगर आपसे कोई पूछ ले कि इसका हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन का पीछे वाले स्ट्रक्चर में यहां पे क्या होगा, तो इसमें आप लिख सकते हो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, उसमें क्या होगा, सबसे अनस्टेबल जो होगा वो चाहेगा H2 आए, बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज करेगा, तो सबसे ज्यादा किसकी होगी, वो फोर्थ की, फिर थर्ड की, फिर सेकंड की, और सबसे कम किसकी, फर्स्ट वाले की होगी। ये आपको नोट मार के लिख लेना है, यहां पे इंपॉर्टेंट मार के कर लीजिएगा, क्योंकि जो ये रिलेशन है इससे कई बार क्वेश्चंस आते रहते हैं। आप लोग इसको जरूर नोट कर लीजिएगा कि हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन की कैसे हम निकालते हैं। ये ऑर्डर मैंने बता दिया है, इनवर्स रिलेशन रखता है, ये सारी चीजें बता दी हैं, आपको एक्सप्लेन कर दी है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में आपसे। थैंक यू सो मच।